हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इग्नो पॉइंट में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं FST 101 फाउंडेशन कोर्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मेरे पास यहाँ पे गैस सॉल्व पेपर्स हैं, तो आइए हम उसको डिस्कस करेंगे। दिसंबर 2013 का मेरे पास क्वेश्चन पेपर है। आइए देखते हैं किस तरह का क्वेश्चंस आते हैं और इनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है फिल अप द ब्लैंक्स। डैश डैश डिस्कवर्ड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी। किसने डिस्कवर किया था ब्लड सर्कुलेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी? तो ये एक विलियम्स हार्वी थे, जिन्होंने अपने कुछ एक्सपेरिमेंट करते करते और किसी पेशेंट को ट्रीट करते करते इस चीज़ का डिस्कवर किया था। तो हार्वी जी का दिया हुआ है ये ब्लड सर्कुलेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। देन बी, स्कारवी इज द डिजीज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ डैश। तो विटामिन सी की कमी से होने वाली एक बीमारी है। जिनको भी विटामिन सी का प्रॉब्लम होता है या डिफिशिएंसी होती है, उनके सिम्टम्स ये होते हैं, लाइक उनके गम्स प्रॉब्लम्स होते हैं, गम ब्लीडिंग्स होती है, टीथ बहुत वीक होते हैं और कुछ रैशेस और बॉडी पे कुछ रेड रेड रैशेस होने लगते हैं और बोन्स थोड़ी वीक हो जाती है। तो ये सब होने वाली जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, ये विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होती है। देन थर्ड हम देख लेते हैं, डैश सिस्टम इन आवर बॉडी प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इनवाइटिंग जर्म्स। तो ऐसे में आप जानते हैं कोविड-19 फैला हुआ है, इससे बचने के लिए हम लोगों ने सबने वैक्सीनेशन किया हुआ है। तो एक वैक्सीनेशन ही एक ऐसा प्रोसेस है कि जिससे हमारी बॉडी अंदर से प्रोटेक्ट रहती है। बहुत सारे जो जर्म्स और बैक्टीरियाज हमारी जो बॉडी के अंदर रहते हैं, उन वो हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज ना कर दें, इसके लिए हम वैक्सीनेशन हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है इनर साइड से। देन हम डी पे आते हैं, डैश आर प्रोसीजर। तो ग्रीन प्लांट्स आर द प्रोसीजर्स। देन ई, विंड इज अ डैश सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, विंड एक रिन्यूएबल एनर्जी है, खुद में ही जनरेट होती है। विंड इज अ डैश सोर्स ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पे रिन्यूएबल होगा। देन सेकेंड, स्टेट इफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर द ट्रू एंड द फॉल्स। तो ए देखते हैं, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज ट्रोपोस्फेयर। तो आप जैसे कि सब जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में 5 लेयर्स होती हैं। सबसे पहली होती है ट्रोपोस्फेयर, जिसमें एरोप्लेन्स और बर्ड्स फ्लाई कर पाते हैं। उसके बाद आती है स्ट्रेटोस्फेयर, जिसमें मून और सन शाइन करते हैं, वो उनकी लेयर होती है। तो आइए देखते हैं हम एक थोड़ा डिफाइन करके। सबसे पहले आती है ट्रोपोस्फेयर, देन उसके बाद आती है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर, जिसमें हम हमारे सन मून्स हमें दिखते हैं, ये उनकी लेयर होती है। इसके बाद आती है मेसोस्फेयर, जिसमें आप क्लाउड्स का फॉर्मेशन देख सकते हैं और जितनी वेवीज जो कि क्लाउड्स वेव्स होती हैं, वो सब इसी के मीथेन के अंदर आती है। देन आता है थर्मोस्फेयर, जिसमें भी लाइटिंग प्रोसेस होता है, वो थर्मोस्फेयर होता है। और सबसे लास्ट में आता है एग्जॉस्फेयर। एग्जॉस्फेयर में हमारी अर्थ की थोड़ी आउटर लेयर होती है, जिसमें रॉकेट्स और शटल जितने भी स्पेस से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, वो वहाँ पे पाई जाती हैं। तो ये एक चीज़ थी। तो दिस सेंटेंस इज ट्रू, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज ट्रोपोस्फेयर। अब हम दूसरा देखते हैं, मैथड ऑफ साइंस इज बेस्ड ऑन स्पेक्टिकुलर प्रिवेलेंट इन द सोसाइटी। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि साइंस पूरी तरीके से बिलीव करता है एविडेंस पे। ये हम पास्ट के भी कुछ चीज़ें देखें, उसको भी हम किसके थ्रू पता कर सकते हैं, साइंस के। और जो हमारे फ्यूचर्स की जो जनरेशन है, जो भी टेक्नोलॉजी बेस्ड है, वो भी हम साइंस पे ही डिपेंड रहते हैं। तो साइंस इज द मैथड इज बेस्ड ऑन द स्पेक्टिकुलेशंस प्रिवलेंट इन द सोसाइटी। साइंस के मैथड से ही हम हिस्ट्री का पास्ट और फ्यूचर पता कर सकते हैं, और ये पूरा तरीके से बेस्ड होता है एविडेंस पे।
मैन कैन ऑक्यूपाई सेकेंड और थर्ड ट्रॉफिक लेवल इन द फूड चेन। एक मैन ही ऐसा रिसोर्स है और चीज़ है जो कि दोनों चीज़ डाइजेस्ट कर लेता है फूड चेन में। कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि हर्बीवोरस होते हैं, वो ओनली डिपेंड्स ऑन प्लांट्स होते हैं, तो वो प्लांट्स पे ही डिपेंड रहते हैं। कुछ होते हैं कार्निवोरस जो कि फ्लैश और अदर एनिमल्स को ही खाते हैं, तो वो होते हैं कार्निवोरस। बट मैन ओमनिवोरस है, मैन प्लांट भी खा सकता है और फ्लैश एनिमल्स वगैरह मीट्स वगैरह भी खा सकता है, तो दोनों चीज़ को अपने बॉडी में ऑक्यूपाई कर लेता है। तो दिस सेंटेंस इज ऑल्सो ट्रू, मैन कैन ऑक्यूपाई सेकेंड एंड थर्ड ट्रॉफिक लेवल इन द फूड चेन। Oil is a non-renewable source of energy. This sentence is also true because ऑयल कहाँ से जनरेट होता है, प्रोड्यूस होता है हमारी नेचुरल रिसोर्सेज से, लाइक कोल हो गया और बहुत सारी जितने भी अर्थ के अंदर जितने भी फॉसिल एंड फ्यूल्स है, वहीं से हम उसको निकाल के ऑयल का प्रोसेस करते हैं, क्रूड ऑयल होते हैं। तो अगर हमारे नेचुरल रिसोर्सेज ही ख़त्म हो जाएंगे तो हम ऑयल कहाँ से जनरेट करेंगे। तो ऑयल इज़ अ नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी as it is caused by bacteria. This sentence is false because as AIDS is caused by virus. एक तरह का वायरस होता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर जाके वो हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देता है, जिससे हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स जनरेट हो जाती हैं। सो एड्स इज कॉज्ड बाय वायरस नॉट बैक्टीरिया। देन हम थर्ड देख लेते हैं, गिव शॉर्ट आंसर्स फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। फर्स्ट है, व्हाट इज meant बाय एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो ये जब हम 2010 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे तब हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब हम सेकंड देखते हैं, व्हाट इज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होती है, ये आपसे पूछा गया है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर ह्यूमन बिल्ड ऑब्जेक्ट ऑर्बिटिंग ऑन अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स इन द सोलार सिस्टम। आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट है वो एक ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट है जो कि अर्थ के आसपास और अदर प्लैनेट्स के आसपास वो घूमती है। This is different from the natural satellites of moon that orbits planets, dwarf planets and other asteroid. ये बाकी जितने भी नेचुरल सैटेलाइट्स नहीं सैटेलाइट्स और जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे सोलार सिस्टम में, उनसे थोड़ा डिफरेंस है। Artificial satellites are used to study the earth, other planet to help to communicate. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वो हेल्प करता है अर्थ की और बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हमारे साइंटिस्ट तक डाटा कलेक्ट करके पहुंचाना, और वहाँ का कितना डिस्टेंस है, क्या क्लाइमेट है, ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके वो हमारे यहाँ तक पहुँचाती है। सैटेलाइट्स कैन इवन हैव पीपल इन देम लाइक द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड द स्पेस शटल। देन देन सेकेंड पूछा गया है, फोटोकेमिकल स्मोक्स आर्गोनॉमिक एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो ये जब हम ये वाले क्वेश्चंस पेपर डिस्कस करेंगे तब हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। देन बी, सेक्शन बी, आंसर एनी 8 क्वेश्चंस, लिमिट योर आंसर्स टू 100 वर्ड्स फॉर ईच क्वेश्चंस। तो यहाँ पे क्वेश्चन 4 हम देखते हैं, ब्रीफली एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ मिलर एक्सपेरिमेंट ऑन द क्लासिकल थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है मिलर एक्सपेरिमेंट और क्लासिकल थ्योरी जो दी गई थी ओरिजिन ऑफ लाइफ पे, उसका क्या इम्पैक्ट रहा है। प्रोटीन्स आर द एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कि आप सब जानते हैं प्रोटीन बहुत ही एसेंशियल पार्ट है ह्यूमन बॉडी के लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। with the making in the laboratory of molecules related to the life and the credibility of the orphan handles theory of chemical evolution greatly increased। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि ऑर्फन हैंडल की जितनी थ्योरी थी, जो कि एक रशिया के फिलोसोफर और थिंकर रह चुके हैं,
उनकी एक थ्योरी आई थी जिसमें उन्होंने डिफाइन किया था लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मॉलिक्यूल। उनका कहना ये था कि ओरिजिन ऑफ लाइफ कहाँ से जनरेट हुई है, RNA और प्रोटीन एक्सेट्रा से। तो इस चीज़ को बाद में किन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, मिलर और उनके एक जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने दोनों ने मिलकर ये एक्सपेरिमेंट किया। तो मैनी एमिनो एसिड्स हैव बीन ऑब्टेन, कुछ कुछ जो भी जितने भी केमिकल्स हैं उनको कलेक्ट करके बहुत सारे एसिड्स बने जो कि एमिनो एसिड होता है। सिंस बाय मिलर मेथड सो also some sugar and nitrogen base which are otherwise found in the nucleus of the cell। तो जैसे कि आप सब जानते हैं जितने भी जितने भी बहुत ओल्ड में प्रिमिटिव अर्थ थी तो वहाँ पे क्या था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी थी, बहुत हाई टेम्परेचर था और वेलकोनस स्ट्रीम्स थी। तो ऐसे में लाइफ कैसे जनरेट हुई, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए। तो ऐसे ही कुछ एटमॉस्फेयर उन्होंने अपनी लेबोरेटरी में बनाया जहाँ पे उन्होंने ये चीज़ों को जनरेट किया, एक ऐसी एटमॉस्फेयर बनाया जिसमें उन्होंने बहुत सी चीज़ों से एक्सपेरिमेंट किया। तो उनको पता चला कि बहुत सारी चीज़ों कंपोनेंट्स मिलके क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस हुई, लाइक एसिड्स, एमिनो एसिड्स, नाइट्रोजन और बहुत इथेन, ये सब चीज़ें वहाँ पे जाके उनको मिली। सो ऑल्सो some sugar and nitrogen base which are otherwise found in the nucleus of our cells। तो ये सब हमारी बॉडी के लिए भी यूज़ किया जाता है और हमारी बॉडी को भी इसका नीड्स होता है, लाइक नाइट्रोजन, फैट, इन्हीं से हमारी बॉडी बनी हुई है। Similar experiments has led to the production of the various components which form many kinds of fats and important natural pigmentation। तो इन सब की भी हमारी बॉडी के अंदर नीड्स होती हैं और इन्हीं चीज़ों के एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया तो उनको ये पता लगा है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ का एविडेंस क्या रहा। Miller experiments thus from the turning point in our approach to the problem of origin of life। The evidence we get the Miller experiment is supported by evidence of similar chemical reaction occurring in the space even today। तो जो ऑर्फेन हैंडलर थे रशियन फिलोसोफर, उन्हीं की दी गई केमिकल थ्योरी थी, उसी को वो प्रोसेस करके मिलर जो थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो यही पाया गया कि लाइफ प्रोटीन और RNA से ही जनरेट हुई है। जब भी हम कोई चीज़ रख देते हैं बाहर जो कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का रिएक्शन होके और बहुत सारे कंपोनेंट्स मिलके वो चीज़ थोड़ी सड़ने लगती है, तो वहाँ पे क्या जनरेट होता है, बहुत सारे उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं और उन्हीं लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू बहुत सारी चीज़ें, अदर एनिमल, इंसेक्ट का भी अट्रैक्शंस बढ़ता है। तो उससे उनको पता लगा कि प्रोटीन के थ्रू ही लाइफ जनरेट हुई है। The types of related proportions of these molecules are very similar to produce from the Miller experiment। तो यही सारी चीज़ें जब उन्होंने की तो मिलर के एक्सपेरिमेंट में भी ये सब सारी चीज़ें सिमिलर ही पाई गई। तो जो ऑर्फिन ने जो थ्योरी दी थी वो मिलर एक्सपेरिमेंट से बहुत ही मिलती जुलती है। बाकी उसके बाद में जब मिलर का एक्सपेरिमेंट के बाद भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस चीज़ों पे भी रिसर्च किया और अदर एक्सपेरिमेंट्स किए तो उनको भी यही सब मिले। उसके साथ उनको ये भी पता चला कि बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिलके मीथेन, इथेन, फॉर्मलाइज एसिलाइड्स एक्सेट्रा हैज़ बीन शोन इंटरसेलर स्पेस बाय रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑल्सो। तो बाद के जो एक्सपेरिमेंट्स हुए उनको भी इससे कुछ ज़्यादा मिला जिसमें नाइट्रोजन, फैट्स और इन सब के जनरेट हुए
और यही हमारी बॉडी में भी इन सब की नीड्स होती है और इन्हीं कंपोनेंट से बन के लाइफ जनरेट हुई है। तो ये इनका एक एक्सपेरिमेंट रहा है। देन फिफ्थ पे आते हैं, एक्सप्लेन द वाटर साइकिल हेल्प ऑफ डायग्राम। तो यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये जब आप अपने स्कूल्स टाइम में रहे होंगे। सबसे पहला होता है एवापोरेशन। जब सन की रेस वाटर पे पड़ती हैं तो क्या होता है, वाटर हीट होता है, तो उसके हीट से वाटर एवापोरेट होता है जो कि वापस क्लाउड्स में जाता है। देन क्लाउड्स में जाके वो कंडेंसेशन फॉर्म करता है जिससे वो चीज़ कलेक्ट होती है एंड वापस उसी का प्रोसेस होके वो वाटर नीचे आता है एंड वापस वो लैंड में जब हमारी जो सरफेस होती है उसमें वो वाटर सेफ हो जाता है। तो दिस इज द साइकिल ऑफ वाटर साइकिल। देन क्वेश्चन 6 देखते हैं, व्हाट वर द डिफरेंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन यूज्ड बाय द प्रिमिटिव सोसाइटी एट द ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। In the group of live, man needed to eat and to protect himself from the weather and animal। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि ब्रॉन्ज जो एज थी वहाँ पे जब भी लाइफ हुई होगी तो हमें सबसे पहले मैन को क्या नीड होता है, एक तो खाने की और एक प्रोटेक्शन की, शेल्टर की। फॉर बोथ पर्पस ही फाउंड इट्स बेटर टू बी इन ग्रुप। और इन सब चीज़ों के लिए वो डिपेंड रहता था ग्रुप्स पे। तो ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में रहा करते थे। वर वेन एवर वेर एवर ह्यूमन बीन लिव्ड they looked for food in plants and trees and also dug the earth for the root। जितने भी ह्यूमन बींग्स का ग्रुप रहता था उनका पहला, तो वो क्या देखते थे, या तो खाने के लिए चीज़ें देखते थे प्लांट्स में, ट्रीज़ में। और जब उनको ट्रीज़ वगैरह प्लांट्स में कुछ नहीं मिलता था तो वो ज़मीन खोद के किसी भी पेड़ की रूट्स को खाते थे। इन दिस वे दे केम टू नो वॉट द राइट थिंग्स टू फूड वॉज एंड वेयर दे कुड गेट इट फ्रॉम। ऐसा करते करते उनको धीरे धीरे पता लगने लग गया कि किस तरह का खाना उनको खाना चाहिए और किस तरह का फूड कैसा होता है। दे ऑल्सो फाउंड आउट द एनिमल्स एंड वर डेंजरस एंड विच वर नॉट एंड हाउ टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। फिर धीरे धीरे उनके जैसे जैसे ये अपना उनकी बुद्धि इंक्रीज हुई तो उनको धीरे धीरे ये भी पता लग गया कि किस तरह के एनिमल्स उनके लिए सेफ़ है और किस तरह के एनिमल्स उनके लिए डेंजरस है, कि उनको वो अपने आप को उनके से प्रोटेक्ट कर सके। दिस नॉलेज हैड बीन पास्ड वन फ्रॉम द वन जनरेशन टू द नेक्स्ट सो दैट द ग्रुप कुड सर्वाइव। ऐसे जितने भी उन्होंने इम्प्लीमेंट्स किए अपने नॉलेज में वो वन जनरेशन टू वन जनरेशन उसको देते गए और उसको ग्रुप में रहने के लिए सर्वाइव करने के लिए वो ये नॉलेज को अपने पास आउट करते गए। द नेक्स्ट पीरियड इन द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी इज नोन एज द ब्रॉन्ज एज, named after the newly alloy which replaced stone during the period। This period was in the fact the beginning of the new types of productive activity, namely agriculture। धीरे धीरे ये प्रोसेस जब बढ़ने लग गया और उस पीरियड में लोग थोड़े अपने नॉलेज को इंक्रीज करने लगे, इन्हांस करने लगे और धीरे धीरे प्रोडक्टिविटी एक्टिविटीज़ उनकी बढ़ने लग गई और एग्रीकल्चर पे वो लोग आ गए। There is no historical evidence to tell us exactly how agriculture arose। ऐसे कोई एविडेंस नहीं है कि एग्रीकल्चर कहाँ से आया। We can only imagine what may be happened। हम बस सोच सकते हैं कि कैसे ही क्या हुआ होगा। Cultivation of grain may have arisen without any violent break from food gathering
In regions well stocked with wild grains, enough seeds would get scattered around to produce crops worth reaping. Agriculture probably resulted from the understanding that plants could be grown from seeds and that the crops had some relation to the season, and probably the availability of water helped in the process. Civilization or cultivation, however, marked a break from the primitive era as human beings stopped being dependent on nature and started to control their livelihood or destiny. तो धीरे धीरे कल्टीवेशन पे वो लोग आ गए, धीरे धीरे उनको पता लगने लग गया कि कैसे कैसे फूड को हम फूड चेन क्रिएट कर सकते हैं। कुछ सीड्स को उन्होंने कभी ट्राई किया होगा, कुछ खाया वहीं पे छोड़ दिया तो वहाँ से प्लांट्स उगने लग गए। तो ऐसे ऐसे उनके नॉलेज में आने लगे कि ये जो सीड्स हैं इनसे प्लांट्स भी बन सकते हैं, क्रॉप हो सकती है। फिर धीरे धीरे वो खेती करने लग गए, जिससे उनकी दोनों नीड्स पूरी होने लग गई और ऐसे ऐसे कल्टीवेशन का पार्ट स्टार्ट हुआ। एंड ऐसे ही उनको ये पता लगा कि हमें पूरी तरह से नेचर पे डिपेंड नहीं होना है, खुद हार्ड वर्क कुछ एनिमल्स। और पहले के लोग जिनमें भी जब स्टार्ट हुआ होगा तो ये लोग एनिमल्स और थोड़े ऐसे कल्टीवेशंस करते थे जिससे उनकी लिवलीहुड चल जाती थी। देन क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, ये क्वेश्चन 7 में पूछा गया है व्हाट आर द कंडीशंस दैट डिटरमाइन वेदर द फ्रूट्स ऑफ साइंस एंड आर यूज्ड ऑफ ह्यूमन गुड्स एंड और द डिस्ट्रक्टिव पर्पस। ये जब हम क्वेश्चन इसको हम 2011 जून के क्वेश्चन पेपर में देखेंगे और वहीं पे डिस्कस करेंगे। फिर हम आ जाते हैं सेक्शन सी पे। यहाँ पे आप पूछा गया है व्हाट आर द इन्फेक्शन डिजीज, नेम एनी टू डिजीज कॉज बाय बैक्टीरियल एंड गिव देयर सिम्टम्स एंड प्रिवेंशंस ऑल्सो। तो सबसे पहले है टाइफाइड। टाइफाइड के सिम्टम्स क्या होते हैं? वंस द बैक्टीरियम इज इंजेक्टेड इट क्विकली मल्टीपल्स विद इन द स्टमच। तो एक तरह का बैक्टीरिया होता है जो कि बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाता है हमारे स्टमक के अंदर और हमारी बॉडी के अंदर फैल जाता है, लाइक लिवर, गाल ब्लैडर एंड फाइनली एंटर इन द ब्लड स्ट्रीम्स कॉजिंग सिम्टम्स लाइक फीवर यूजुअली बिटवीन 103 and 104, rashes, flat rose colors, spotted, vomiting, loss and appetite, headache, general fatigue. In severe cases, one may suffer from intestinal perforations in internal bleeding, diarrhea and constipation. तो टाइफाइड के लक्षण क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, ये इसमें बताया गया है। जब भी टाइफाइड होता है तो ये कुछ एक तरह का बैक्टीरिया होता है जो कि बहुत ही क्विकली हमारी बॉडी के अंदर फैल जाता है और हमारे जो इम्यून सिस्टम है और बाकी जितने भी ऑर्गन हैं इंटरनली पार्ट में उस पर अटैक करता है। पहले तो ये लिवर पे, स्टमक पे और गाल ब्लैडर पे ही करता है, फिर धीरे धीरे हमारे ब्लड की अंदर भी एक्टिवेट हो जाता है जिससे हमें फीवर, रेड रैशेस और कुछ रेडिश स्पॉट्स हमारी स्किन पे दिखने लग जाते हैं और वॉमिटिंग सेंसेशंस होते हैं और सफोकेशन, इस टाइप की सिम्टम्स भी देखे हैं। इन सीवियर केसेस, इससे भी कुछ ज़्यादा जितने भी बहुत मेजर केसेस हो जाते हैं उसमें इंटरनल ब्लीडिंग होने लग जाती है, डायरिया कॉज हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। इसके प्रिवेंटेशंस क्या है वो देखते हैं। There are some basic things that one can take care of in other to avoid the typhoid. Do not eat food cooked on the outside roadside.
तो जो बाहर का जो खाना होता है, लाइक रोड पे जितने भी आप देख सकते हैं हॉकर्स पे और ठेले पे जो मिलता है, तो यहाँ का खाना आपको नहीं खाना है, बाहर का अनपैक्ड और अनहाइजीनिक खाना आपको नहीं खाना है। बिकॉज this is because it is very difficult to judge the water source they use and cleanliness of the food handler, because ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है जज करना कि उन्होंने कैसा वाटर सोर्स यूज़ किया है, कौन सा पानी यूज़ किया है। बिकॉज ज़्यादातर प्रॉब्लम ये गंदे पानी से ही फैलती है। तो हमें बाहर का खाना खाने से बचना चाहिए और शुद्ध पानी पीने की हैबिट डालनी चाहिए और बचना चाहिए बाहर का पानी पीने से भी हो सके तो। डू नॉट हैव आइज ऑफ पॉप्सिल्स प्रिपेयर्ड लोकली। हमें बाहर की जितने भी लोकली आइसक्रीम्स होती है जो उनसे खाने से बचना चाहिए, बिकॉज वहाँ पे भी वो लोग गंदे पानी से बना देते हैं और उनकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी का कोई प्रॉपर फिक्स डेट नहीं होता है। तो बेस्ट इज़ अवॉइडेड। डू नॉट ईट फूड्स और एंड रॉ वेजिटेबल्स दैट हैव बीन प्रिक्योर्ड। इफ ऐसी सिचुएशन आप देखते हैं तो आपको रॉ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाने से भी बचना चाहिए, क्योंकि कभी कभी देखा जाता है कि किसी किसी को डाइजेस्ट नहीं होता है। और जब हम रॉ फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल्स खाते हैं तो उनमें भी कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो कि अर्थ और उन पे भी एक लेयर होती है, तो उस पर भी बैक्टीरियाज पाए जा सकते हैं। तो उनसे भी हमारे अंदर प्रॉब्लम हो जाती है जब हम ऐसे रॉ विदाउट वॉश किए खा लेते हैं। तो ऑलवेज ड्रिंक ईदर बॉटल वाटर और बॉइल्ड वाटर। हमेशा पैक्ड वाटर बॉटल यूज़ करें पानी के लिए और बॉइल्ड पानी पिएं। इट इज़ असेंशियल दैट द वाटर इज़ ब्रॉट टू द रोलिंग बॉयल। हो सके तो एक बार की पानी में उबाल आने के बाद ही पानी गर्म करके पिए। दिस मीन दैट द वाटर रीचेज बॉइलिंग पॉइंट एंड इज अलाउड टू बॉयल फॉर अबाउट 2 और 3 मिनट्स। 2 से 3 मिनट का बार पानी उबाल लें, उसमें एक बार उबाल आ जाए तो ही पानी को यूज़ किया जाए। इससे उसके अंदर जितने भी बैक्टीरियाज और जर्म्स होंगे वो मर जाएंगे। तो ये सारे प्रिवेंटेशंस हैं। नन टेटनस। टेटनस क्या होता है? जब भी हमें कोई चीज़ से लग जाती है, लाइक आयरन वायरन से लग जाती है, तो हमें विद इन 15 डेज़ और 5 डेज़ के अंदर ही हमें टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। बिकॉज हमारे बॉडी में बहुत सारे इन्फ्लेमेशंस हो जाते हैं जिस बाद में आगे जाके बहुत दिक्कत होती है। तो यही एक टिटनेस का बताया गया है कि सिम्टम्स क्या होते हैं। टेटनस एक तरह का इंजेक्शन होता है। सो आइए देखते हैं सिम्टम्स क्या है इसके। द टाइम बिटवीन एन इंजरी एंड द अकरेंस ऑफ द फर्स्ट सिम्टम्स इज टाइपिकली लेस देन 2 वीक्स बट मे रेंज फ्रॉम 5 to 10 days 5 to 15 वीक्स। जब भी हमें कभी लग जाती है लोहे से या फिर किसी बहुत सीवियर लग गई है तो हमें टेटनस का इंजेक्शन लेना ज़रूरी हो जाता है। अदरवाइज़ ये धीरे धीरे हमारे जो भी जहाँ पे इंजरी हुई है वहाँ पे वो जो भी इंजरी है वो ख़राब होने लगती है, जिससे हमारे वो फैलने लगती है बॉडी के अंदर। तो हमें हो सके तो जब भी हमें अगर ये इंजरी हुई हो इसके 1-2 दिन पहले या विद इन 5 डेज़ और 15 वीक्स के अंदर हमें टेटनस का इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। The presenting symptoms are often jaw or neck stiffness, difficulty swallowing and irritability. इसके सिम्टम्स ये होते हैं कि हमारे जॉज में और नेक में स्टिफनेस होना, अकड़न हो जाती है, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होता है और कहीं कहीं बॉडी में स्वेलिंग दिखने लग जाती है और डिस्कम्फर्ट और इरिटेटेबल होता है। देयर मे बी पेन और टिंकलिंग एट द साइट ऑफ इनो लोकेशन। पेन तो होता ही है, पेन भी होता है और साथ में वहाँ पे हल्की सी खुजली जैसी और इचिंग जैसी भी आपको फील होता है। वेयर हैज टेटनस बैक्टीरिया एंटर्ड। जब ऐसा होता है तो आपके बॉडी के अंदर जहाँ पे भी इंजरी हुई है वहाँ पे बैक्टीरिया एक्टिवेट रहता है। फॉलोड बाय
spasticity of nearby muscles. Later, there may be spasm of the neck, back, and abdominal muscles. Spasms of the respiratory muscles may cause acute asphyxia. Airway obstructions is common. The patients remain awake and alert throughout the illness. तो एक स्पेंस एक रेस्पिरेटरी मसल्स होती है. इफ़ ये चीज़ बैक्टीरिया अगर उसमें अटैक कर देता है तो हमारे जो जितने भी नेक होता है, एब्डोमिनल मसल्स होती है, ये वीक होने लग जाती है और इन्फेक्शन बढ़ जाता है, जिससे हमें फीवर भी आ जाता है कभी कभी. तो ये सारी कॉमन और चीज़ें हैं. इससे बचने का तरीका प्रिवेंटेशन देख लेते हैं. टेटनस इज कम्प्लीटली प्रिवेंटेबल बाय एक्टिव इम्यूनाइजेशन. फॉर प्रैक्टिकल पर्पस tetanus should be considered a disease against which there is no natural acquired immunity. Tetanus toxic is available by itself or frequently as one of three components in a vaccine. It can be combined by diphtheria toxide and pertussis vaccine DTP for primary immunization of children and with produced TD for immunization for older adult and childrens. तो आप जैसे कि आप देखा होगा कि जब भी हम छोटे होते हैं तो हमें बहुत सारे वैक्सीनेशंस प्रोसीजर होते हैं. जब तक हम 6 साल या 7 साल के हो जाते हैं तब तक हमें वैक्सीनेशंस लगते ही रहते हैं. बच्चों को भी हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए, टेटनस वगैरह के इंजेक्शन लगते हैं. तो ये एक तरह का वैक्सीनेशन होता है जो कि बच्चों को लगता है, जिससे आगे फ्यूचर में कभी उसको ऐसी कोई इंजरी होती है तो उसको रिकवर करने में हेल्प करता है. फॉर प्राइमरी इम्यूनाइजेशन in adult, tetanus toxide is given in 2 doses 4 to 6 weeks apart, with a third dose 6 to 12 months later. Booster doses are recommended every 10 years to ensure the maintenance of productivity antioxidants level. जब हम प्राइमरी स्टेज में रहते हैं तो हमारे वैक्सीनेशन होते हैं जिसके डोजेज़ होते हैं 4 to 6 वीक्स के अंदर. और हम थोड़े और बड़े हो जाते हैं अडल्टहुड में तो ये थर्ड डोज होता है 6 to 12 मंथ्स के लिए अराउंड. और इसके भी बूस्टर डोजेस रिकमेंड किए गए हैं 10 ईयर्स की जब एज हो जाती है, ताकि वह आपकी बॉडी का मेंटेनेंस रख सके, जिससे आने वाली फ्यूचर की जो भी इंजरीज़ हो वो कंट्रोल रहे. देन 16 देख लेते हैं. मैथोलॉजी ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट हेल्प इन लर्निंग प्रोसेस डिस्कस. Among different kinds of learning forms, one form is learning comes about through reward and punishment. For example, if you have a pet puppy and you don't to train it to sit down, he would not understand the word sit down, and as he doesn't understand English. But if while giving the command you physically make him sit down and give him a biscuit, then of the experience being repeated a few times. जैसे कि आप सब जानते हैं बहुत तरह की लर्निंग्स होती है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लर्निंग होती है. कुछ थियोरेटिकल होती हैं, कुछ फिजिकली होते हैं. तो ऐसी बहुत सारी लर्निंग्स देखी गई है. जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इफ़ आप जो भी सीखते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव अ डॉग, इफ़ आपके पास कोई एक डॉग है, उसको अगर आपने प्रॉपर ट्रेन नहीं किया है
तो उसको समझ नहीं आएगा। आप कुछ भी अगर विदाउट ट्रेनिंग रहेगा, आप उसको कुछ भी बोलेंगे तो वो आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करेगा। बट इफ़ आपने एक कमांड दिया है, अगर आप उसको ट्रेनिंग पीरियड में रखें, अब आपने उसको कुछ वर्बली बोला है और उसके साथ आप फिजिकली भी कोई एक्शन करते हैं, तो उसको तुरंत वो इंस्ट्रक्शन समझ में भी आएगा। वो कैप्चर करने लगेगा कि जितना भी वर्बली आपने जो बोला है और फिजिकल एक्ट किया है, तो उसको ये समझ में आएगा कि मुझे ये बोला गया सिट डाउन एंड यू हैव टू ईट द बिस्किट। ऐसी प्रोसेस बार बार रिपीट करते हैं तो ये चीज़ हमें बैठ जाती है ब्रेन में, तो हर कमांड पे फिर वो ऐसे ही एक्ट करेगा। द पपी विल एसोशिएट द साउंड टू द कमांड टू सिट विद रिवार्ड ऑफ अ बिस्किट। आफ्टर ट्रेनिंग द puppy will sit down as soon as he is given the command sit, even if he is given not given the reward. In some situation, punishment would also lead to the same result. We learn a lot of things by such processes. For example, when a baby is hungry, it may cry, which attract the attention of the mother and may result in his being fed some milk. The children will soon learn the trick. Similar, a student in a maths class solved a problem correctly. He received the praise of his teacher. The next time he will approach other maths problem will generate greater zeal so as to get the teacher approval. All of us as familiar the situations where punishment is used to reduce under undesirable behavior. Spanking, reprimands of holding back privilege, a common means. For example, the traffic police impose fines on motorists if they cross the red light of parents do not allow their children to watch television if the homework is not done. The principle of reward, the punishment is used in the educational field widely performance or good action and discouraging the punishing poor performance or activities. The same principle is used to the society, the public organization, bonanza the productivity in the factory or cut in the wages if there is low production or example or same the kind. तो इस क्वेश्चन में यही समझाया गया है कि रिवार्ड ऑफ पनिशमेंट, हाँ पनिशमेंट क्यों देते हैं, बिकॉज कुछ चेंजेस के लिए, या तो वो बिहेवियर चेंज हो या फिजिकल चेंज हो और उसका आगे ग्रोथ बढ़े और वो कुछ नई चीज़ सीखे उस पनिशमेंट के थ्रू। तो यही क्वेश्चन को इसमें इसका आंसर में समझाया गया है कि हम कोई भी बिहेवियर मिसबिहेवियर करते हैं, अनडिज़ायरेबल बिहेव करते हैं, इफ़ हमने उसको पनिशमेंट तो दी है बट अगर अगर राइट एग्जाम्पल के थ्रू हमने उसको रिवार्ड नहीं दिया उस पनिशमेंट का और सही चीज़ सही तरीके से उसको नहीं समझाया, तो वो पनिशमेंट से वो लर्न नहीं कर पाएगा बल्कि और डिसएडवांटेजेस हो जाएंगे उस चीज़ के। Then question 17, 18 and 19. Question 17 is briefly discuss the advance in the areas of science in the India during Iron Age. Discuss the impact of increasing population of environment. Describe the role of television is creating awareness in India. तो ये हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की सीरीज़ में हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे 2011 के क्वेश्चन पेपर में। थैंक यू। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आए और आगे भी हम ऐसे न्यू वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू। इफ़ हमारी कोई भी आपको हेल्प की ज़रूरत है और गाइड की ज़रूरत है और हमारी नोट्स की ज़रूरत है तो आप हमें दिए गए हुए लिंक और के दिए हुए फ़ोन नंबर पर कांटेक्ट करें। थैंक यू।